अच्छा, नंबर 2 पे हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। अब गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में एक्चुअली होता क्या है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं हमारे वो इसोफेगस में आते हैं। तो यूजुअली कौन इसको प्रिवेंट करता है इन नॉर्मल सिचुएशन? नंबर 1, लोअर जो इसोफेगल स्फिंक्टर है उसका एक प्रेशर होता है, वो होता है 10 टू 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 10 टू 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये प्रेशर प्रिवेंट करता है गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट को स्टमक में को एसोफेगस में आने से। नंबर 2, ये जो जंक्शन होता है गैस्ट्रोइसोफेगस वो इंट्रा एब्डोमिनल पड़ा होता है, और जब वो प्रेशर इंक्रीज करता है तो ये एक्ट एज ए वॉल्व और ये प्रिवेंट करता है गैस्ट्रिक कंटेंट को इसोफेगस में आने से। नंबर 3, एंगुलेशन होती है गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन पे, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आते। नंबर 3, पेरिस्टोलिसिस, क्योंकि अबव डाउनवर्ड होती है तो वो उसको प्रिवेंट करती है। अब किसी वजह से अगर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो 10 टू 25 mm ऑफ एच है वो कम हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है रिफ्लक्स। नंबर 2, अगर आप जो है वो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करे, जैसा कि ओबेसिटी है, जैसा कि प्रेगनेंसी है, तब हो सकता है। आप अगर अल्कोहलिक हैं, अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हियाटल हर्नी हो सकता है, डिक्रीज इन गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो सकती है, डिक्रीज इन ईसोफेगल एम्पटिंग हो सकती है। तो इस सब के नतीजे में हमें गर्ड हो सकता है। अब गर्ड के सिम्टम क्या होते हैं? ज़ाहिर है जो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आएगा तो उसकी वजह से हमें सबसे पहले जो मसला होगा वो होगा हार्ट बर्न। ठीक है, हार्ट बर्न होगा। और इसके अलावा हार्ट बर्न प्रवोक किस तरह होगा? ज़्यादा होगा बेंडिंग, लाइंग फ्लैट एंड स्ट्रेनिंग। उसके बाद डिस्फेजिया हो सकता है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आती है वाटर ब्रैश। जब गैस्ट्रिक कंटेंट्स आके टच करते हैं इसोफेगस की वॉल को तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर ब्रैश। उसके बाद एक्स्ट्रा इसोफेगल सिम्टम कौन से आते हैं? चेस्ट पेन आ सकती है, पेशेंट रात को चॉकिंग के साथ उठ सकता है, क्योंकि जब वो ऊपर आके लेरिंग्स को टच करेगा तो वो चॉकिंग के साथ पेशेंट उठेगा। इसके अलावा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है पेशेंट की, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना वो कफ और एस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको ये और वर्सन भी कर देता है। अच्छा, अब गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के हमने सबसे पहले करने हैं डायग्नोसिस। नंबर 1, इसका डायग्नोज होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। नंबर 2, अगर आपको हार्ट बर्न के सिम्टम आ रहे हैं तो आप इसमें एम्पिरिकल पीपीआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। उससे अगर इसके सिम्टम रिलीव हो रहे हैं तो भी ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि ये गर्ड है। नंबर 3 पे आपने इसकी करनी है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आपने कब करनी है? अगर पीपीआई से फ़र्क नहीं पड़ रहा। नंबर 2, अगर पेशेंट 55 साल से ऊपर का है, आपने कोई और पैथोलॉजी को एक्सक्लूड करना है, वेट लॉस, एनीमिया हो रहा है, तो आप उसका कोई और डायग्नोसिस यानी इसोफेगल कार्सिनोमा या कोई भी आप डिजीज़ के लिए डायग्नोसिस के लिए एंडोस्कोपी कर सकते हैं। अगर एंडोस्कोपी पॉजिटिव आई है और डायग्नोस नहीं बन रहा तो आप फर्दर मैनोमेट्री की तरफ जाएंगे। मैनोमेट्री में क्या होगा? लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, एकलेजिया में इंक्रीज थी, गर्ड में डिक्रीज होगी। और इसके अलावा 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग, वो भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जाहिर है जब एसिड कंटेंट ऊपर आएंगे तो एसिडिक पीएच होगी तो वो डायग्नोस्टिक होगा फॉर द गर्ड। ठीक है, तो ये आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं फॉर गर्ड। अब उसके बाद इसकी आती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट सबसे पहले एक तो डेली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आएगी। ओबेसिटी को आप कम करें, सिगरेट स्मोकिंग कम करें, अल्कोहलिक ना हो आप, इसके अलावा स्पाइसी फूड को कम करें। उसके अलावा आपने पीपीआईज़ का कोर्स लेना है। पीपीआईज़ का कोर्स इस तरह है कि वो पेशेंट जो कि पार्शली रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसमें हम पीपीआई की डोज को इंक्रीज़ करेंगे। वो पेशेंट जिसमें पीपीआई की जो डिसकंटिन्यूएशन है उसके बाद सिम्टम आए हैं तो हम क्या करेंगे? इसकी मेंटेनेंस डोज देना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी। सबसे पहले तो आपने मेडिसिन ट्रीटमेंट देनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो आपने सर्जरी की तरफ जाना है। सर्जरी की तरफ आप कब जाएंगे? जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो रही है, नंबर 1।
नंबर 2 पेशेंट की विल के मुताबिक, कि पेशेंट कहता है यार मैं वो दवाइयाँ नहीं ले सक रहा, तो पेशेंट की विल के अकॉर्डिंग। नंबर 3 कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसोफेगस, जैसा कि बेरेट इसोफेगस बन गया है तब आप कर सकते हैं। नंबर 4 एक्स्ट्रा इसोफेगल मैनिफेस्टेशन, जिसके अंदर आपको चेस्ट पेन हो रही है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, एस्पिरेशन हो रही है, उसमें हम एंटी रिफ्लक्स सर्जरी करेंगे। एंटी रिफ्लक्स सर्जरी का नाम क्या है? फंडोप्लाइकेशन। इसकी दो टाइप्स है, एक होती है टोटल, एक होती है पार्शल। अब फंडोप्लाइकेशन का मतलब क्या है कि जो लोअर इसोफेगल का जो पार्ट है ना, जो कि स्टमक से बाइंड कर रही है, जंक्शन है, उसको हम चारों तरफ से टोटल फंडोप्लाइकेशन में रैप अराउंड कर देंगे। अब एक चीज़ है जिसकी अगर आप चारों तरफ अगर एक पाइप के पट्टी बांध दें तो क्या होगा कि जो रिफ्लक्स हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, यानी जो स्टमक से इस वेगस में रिफ्लक्स हो रहा था वो नहीं होगा, जिसमें हमने 360 डिग्री आपने फंडोप्लाइकेशन अप्लाई कर दी है। तो उससे क्या होगा, रिफ्लक्स के सिम्टम तो ठीक हो जाएंगे, चेस्ट पेन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या होगा कि उससे आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। ठीक है, उससे आपको वॉमिटिंग नहीं होगी और उससे आपको एक सिंड्रोम होगा जिसको हम कहते हैं गैस ब्लोट सिंड्रोम। ठीक है, तो गैस ब्लोट सिंड्रोम नहीं होगा तो स्टमक एयर से फिल कर जाएगा, और ठीक है ना, उसके बाद ये होगा कि पेशेंट जो है वो एक्सेस फ्लैटस पास करेगा, और इसके अलावा पेशेंट को डिस्फेजिया भी हो सकता है, क्योंकि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर क्योंकि आपने उसके इर्द गिर्द फंडोप्लाइकेशन किया, एक तो हवा ऊपर नहीं आएगी, दूसरा फूड नीचे नहीं जाएगी, तो डिस्फेजिया होगा। इसके अलावा वॉमिटिंग नहीं कर सकेगा, एक्सेस फ्लैटस पास करेगा, तो इसको हम कहते हैं गैस ब्लोट सिंड्रोम। इससे बचने के लिए हम पार्शल फंडोप्लाइकेशन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ 270 डिग्री की फंडोप्लाइकेशन अप्लाई करते हैं, जिससे एक तो रिफ्लक्स के सिम्टम भी कम होते हैं और दूसरा डिस्फेजिया भी नहीं होता। अब उसके बाद गर्ड के हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं। गर्ड की सबसे पहले एक कॉम्प्लिकेशन आती है ईसोफेजाइटिस। जाहिर है जब गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आएगा तो वो ईसोफेजाइटिस कॉज करेंगे। नंबर 2 बेरेट इसोफेगस कॉज करेंगे। नंबर 3 अगर वो ब्लीडिंग कॉज करते हैं तो उसकी वजह से हमें एनीमिया भी होगा। नंबर 4 उससे बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। और उसके बाद क्या हो सकता है कि बेरेट इसोफेगस की वजह से इसोफेजियल कार्सिनोमा भी हो सकता है। वो कौन सा होगा? एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे यहीं पे पढ़ लेते हैं कि बेरेट इसोफेगस क्या होता है। बेरेट इसोफेगस ये होता है कि जो सिंपल जो उसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है ना लोअर इसोफेगस की, वो कन्वर्ट हो जाती है सिंपल कलमनर के अंदर। उसको मतलब उसको अडॉप्ट कर लेती है। वो जो ऊपर गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहे हैं उसकी सेवेरिटी से बचने के लिए वो अपने अंदर सेल्स प्रोड्यूस करती है और गोबलेट सेल पैदा करती है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एपिथेलियम उसकी चेंज हो जाती है। तो उसका हमें फ़ायदा टेम्परेरीली तो ये होता है कि एसिड से हम बच जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान ये होता है कि उसकी वजह से कार्सिनोमा के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब कार्सिनोमा के चांसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो हमने उसकी डायग्नोसिस हमने कैसे करनी है? हमने वहाँ से बायोप्सी लेनी है, हमें गोबलेट सेल मिलेंगे, हमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया मिलेगा। ठीक है, उसके मेटाप्लेजिया मिलेगा। उसके बाद हमने इसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है? मैनेजमेंट हमने सबसे पहले उसने ये कहा कि जब बेरेट इसोफेगस एक दफ़ा बन गया ना तो हमें ना तो एंटी रिफ्लक्स थेरापी मदद करेगी, ठीक है, और ना तो हमें एसिड सप्रेशन जो है ना वो उसमें मदद करेगी। सिंपल हमें क्या चीज़ हेल्प करेगी? एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा एसोफेगेक्टमी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जो है वो हाँ ये दो चीज़ें हम कर सकते हैं, एसोफेगेक्टमी कर सकते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं इससे बचने के लिए। ये हमारा टॉपिक हो गया गर्ड और बेरेट एसोफेगस पीसी के अंदर आ गए।